हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द निफ्टी सेंसे यूट्यूब चैनल दोस्तों। और मैं लेके आ चुका हूँ सभी लोगों के लिए एक और नया बेहतरीन वीडियो, दुनिया के सबसे बेहतरीन मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट में दोस्तों। जी हाँ, और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज का वीडियो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं संडे के दिन दोस्तों। और आज कोई पोर्टफोलियो का एनालिसिस हम नहीं करेंगे, बल्कि हम पर्टिकुलर स्टॉक्स का एनालिसिस करने वाले हैं। जो मेजॉरिटी जो स्टॉक्स आजकल आप देख रहे हो, जितने भी पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स होते हैं, उनका आज हम जो है ओवरव्यू करने की कोशिश करेंगे। तो मज़ा आएगा पूरे के पूरे वीडियो में दोस्तों। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आज को आपको भी पता लगेंगी और शायद मुझे भी ऐसे लेवल्स पता लगेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए दोस्तों। और इसमें मेजरली हम कवर करने वाले हैं बैंक्स को कवर करेंगे, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, और उसके साथ साथ जो भी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहती थी लेकिन आजकल वो लाइमलाइट में नहीं है, तो उनके बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मज़ा आएगा मतलब पूरे के पूरे वीडियो में। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेरी वॉच लिस्ट है उसमें मैंने कौन कौन से जो हैं पब्लिक सेक्टर के बैंक वगैरह रखे हैं और पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ रखी हैं, और हमारे पोर्टफोलियो में कितनी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज़ हैं। अगर आप होल्डिंग्स में जाएं हमारी, तो यहाँ पर आपको जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज़ देखने को मिलती हैं वो बेसिकली 2-3 ही हैं। जैसे कि आप देखिए, कोचिन शिपयार्ड एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसके साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ठीक है, और HCL एक जो है पब्लिक सेक्टर कंपनी है। बाकी दोस्तों उसके अलावा मेरे पूरे पोर्टफोलियो में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो पब्लिक और हाँ, इरकॉन इंटरनेशनल भूल गए हम, तो इरकॉन इंटरनेशनल भी करीब करीब हमारे इस पोर्टफोलियो में है। और ये सभी कंपनीज़ ने अगर आप देखें तो इसमें यूनियन बैंक को छोड़ करके बाकी सब ने जो है मुझे ह्यूज लॉसेस का सामना कराया है, जिसमें से HCL ने तो 15% लॉस दे दिया है, जिसमें 3,500 रुपये तक लॉस है। और कोचिन शिपयार्ड ने भी दोस्तों 12% तक का लॉस दे दिया है। और इरकॉन इंटरनेशनल की तो क्या ही कहें, 31% का लॉस दे रखा है, मतलब 5,000 रुपये का लॉस। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इन मेरे जो स्टॉक्स हैं इनका ही हाल नहीं है, बल्कि जितने भी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज़ हैं उन सबका यही हाल चल रहा है। चलिए आपको दिखाता हूँ क्यों ऐसा है और क्या सबका ही ऐसा हाल है कि नहीं है। सबसे पहले तो हम चलते हैं बैंकिंग में तो अगर बैंकिंग स्टॉक्स में यहाँ पे देखें और हम खोल लेते हैं साइड में ट्रेडिंग व्यू सीधा, कि यहाँ पे हम पर्टिकुलर सर्च करते रहेंगे फटाफट। तो पहले तो है पंजाब एंड सिंध बैंक दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट बैंक क्यों है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी क्योंकि ये जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे के सारे दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक ही हैं जो आप देख रहे हो। साउथ इंडियन बैंक को छोड़ करके ये जो है ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और ये 10% गिरा था दोस्तों, लेकिन फिर रिकवरी कर गया और काफ़ी अच्छी रिकवरी कर गया है तो यहाँ पर जो मेरी तरफ से जो मैं कहूँगा कि जो बहुत ज़्यादा गिर चुका है वो है पंजाब एंड सिंध बैंक दोस्तों। क्योंकि ये बैंक अगर आप देखें, जिसने भी इस शेयर को ख़रीद रखा होगा, तो भाई इस शेयर की तो इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है, बुरी हालत की मतलब क्या ही बोलें। आप खुद देखो, जो इसने ऑल टाइम हाई लगाया है वहाँ से अभी तक दोस्तों ये 65% नीचे गिर चुका है, 65%। और ये बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, 65% दोस्तों नीचे गिरना ये बहुत बड़ी वो होती है। और समझ लो कि ये स्टॉक जो है दिखाता हूँ मैं आपको, ये स्टॉक 2023 में जिस रेट पे था उसी रेट पे दोस्तों 2026 में मिल रहा है आज। और उससे पहले अगर आप देखें तो 2017 में भी इसने सेम यही हाई बनाया था 72 पे ही, और फिर दोबारा दोस्तों इसी स्टॉक ने सेम यहीं पे दोस्तों अगर आप देखें तो वही लेवल से, मतलब पुराना बैंक है और ये गिरता ही रहता है मतलब। और देखें तो भाई साहब पता नहीं कितना ऊपर से अपने जब ये लिस्ट हुआ था तो वहाँ से तो कभी नहीं पहुँच पाया वहाँ तक। तो क्या ये एक ऑप्शन है यहाँ पर लेने का पंजाब एंड सिंध बैंक को? तो मैं कहूँगा कि ये सही रहेगा इस समय पंजाब एंड सिंध को बाय करना। मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको, पहली बात तो ये। लेकिन क्यों ऐसा है, अगर आप देखें PSB, मैं अभी राइट नाउ किसी भी PSU सेक्टर में दोस्तों इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, पहली बात तो ये, क्योंकि जो मैं ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूँ उनमें ही एवरेजिंग में कर रहा हूँ। तो कितने भी न्यू जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनमें मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि यार मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ और ऑलरेडी मैं लॉसेस में चल रहा हूँ इन्हीं के वजह से सिर्फ और सिर्फ।
तो इसी वजह से मैं जो है इसमें कोई फर्दर न्यू स्टॉक इन्वेस्ट नहीं कर रहा, न्यू शेयर कोई बाय नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, इन्हीं स्टॉक्स में एवरेजिंग करता हुआ दिख सकता हूँ आपको। जैसे कि कोचिन शिपयार्ड में हमने बहुत एवरेजिंग करी, लेकिन उसके बाद भी गिर ही रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो नीचे जब आएँ आप तो समझ आएंगी चीज़ें कि क्या चल रहा है एक्चुअल में। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो भाई इंप्रूवमेंट ही हो रही है बैंक में, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए आप तो 2023 में 1620 का प्रॉफिट हुआ, फिर उसके बाद 2024 में गिरा और उसके बाद फिर बढ़ा है प्रॉफिट, और इस समय प्रॉफिट ठीक ठाक चल रहा है। पहले लॉस हुआ था 2021 वगैरह में, तो लॉसेज में थी, फिर उसके बाद रिकवरी आ रही है बैंक में, अच्छी खासी रिकवरी आ रही है, ठीक है। उसके बाद अगर आप चीज़ें समझें तो जो टैक्स जो भरा था इसमें 36% का टैक्स बढ़ा था। जैसा कि आप देख रहे हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना था, उसके बाद इतना हो गया, भाई टैक्स बहुत ज़्यादा भर दिया इन्होंने। और जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ ही रहा है दोस्तों कंपनी का, और रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। बैलेंस शीट्स इंप्रूव हो रही हैं। लायबिलिटीज़ देखिए दोस्तों, जो लायबिलिटीज़ हैं वो भी बढ़ रही हैं काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ की, क्योंकि बोरोइंग्स जो है ना बैंक पे वो भी बढ़ रही है, क्योंकि बोरोइंग्स मतलब पब्लिक का पैसा दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्ट होता जा रहा है। FIIs ने बिल्कुल भाई स्टेक हटा दिए हैं, लगभग 0.616% है, लेकिन यहाँ पे DIs भी जो है वो भी थोड़ा बहुत बेच चुके हैं दोस्तों। ईयरली बेसिस देखते हैं, ईयरली पे DIIs ने 4% ले रखा है अभी भी, जिसमें से LIC में भी, हाँ LIC ने ले रखा है 1.3 स्टेक्स तो, और कुछ अलग इंस्टीट्यूशंस होंगे उन्होंने ले रखा है। पब्लिक ने बहुत ही कम इसको बाय कर रखा है। तो पहली चीज़ तो हमें यहाँ से ये क्लियर होती है, जब भी मार्केट में तेज़ी आएगी तो सबसे पहले दोस्तों PSB बैंक जो है, मतलब कि पंजाब एंड सिंध बैंक में बहुत तगड़ी तेज़ी आ सकती है, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा इसके ऑप्शंस हैं चलने के। जो हमारा टारगेट निकल के आता है PSB का, तो यहाँ से ये यहाँ तक मिनिमम चलेगा, जो कि करीब 50% है दोस्तों। 40 तक जाएगा ये सीधा सीधा, 27 से सीधा 40 जाएगा, 50% यहाँ पे ग्रोथ दिखेगी। उसके बाद भी फिर ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि जब भी आएगी तेज़ी वो मार्केट में दोस्तों इन सभी स्टॉक्स को ऊपर लेके ही जाएगी ऑब्वियसली। उसके बाद हमारे ही स्टॉक्स में दोस्तों जो इन्वॉल्व होता है वो है इरकॉन इंटरनेशनल, जो कि रेलवे का स्टॉक है। और इरकॉन इंटरनेशनल की बात देखें तो इरकॉन इंटरनेशनल भी सेम उसी लेवल पे है। आप देखें अगर चीज़ें समझ आएंगी आपको, तो ऊपर से कितना गिरा हुआ है इरकॉन इंटरनेशनल, करीब करीब देखो तो 56% दोस्तों ये भी गिरा हुआ है। तो यहाँ पर ये इरकॉन इंटरनेशनल को भी हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रोबनॉक्स ने भी यहाँ पे रेटिंग्स दे रखी है भाई बाय की ही, ठीक है। तो उसी लेवल पे आके खड़ा हो गया, यहाँ पे एवरेजिंग करने का ऑप्शन कह सकते हैं। तो मैं एवरेजिंग करता हुआ दिखूँगा आपको यहाँ पर इरकॉन इंटरनेशनल में भी दोस्तों, बिल्कुल करेंगे हम एवरेजिंग इसमें भी। लेकिन अभी जो हमारा अदर स्टॉक्स हैं उनमें हम पहले बाय करेंगे, तो ठीक है। इरकॉन इंटरनेशनल का अगर स्क्रीनर पे चलें तो कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है और अच्छी खासे काम कर रही है कंपनी। जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं वो भी आप देख सकते हो, वो यहाँ पर कमाए हैं। 2025 में कम प्रॉफिट हुए हैं, और उससे पहले ठीक है प्रॉफिट। इस साल भी प्रॉफिट कुछ खास है नहीं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो प्रॉफिट्स भी दोस्तों ठीक ठाक एवरेज चल रहे हैं कंपनी में। लेकिन अगर यहाँ पर सबसे मेन चीज़ होगी कि गवर्नमेंट अगर कोई स्कीम वगैरह लाती है तो यहाँ पर इन सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और ये अपने आप ही जो है चलने लग जाते हैं, बाइंग शुरू हो जाती है इन स्टॉक्स में। FIIs ने भी दोस्तों स्टेक ले रखा है 5% का इरकॉन इंटरनेशनल में। DIIs ने भी दोस्तों 1.72% बढ़ा रखा है, मतलब कि 1.64% से 74 कर दिया है, यहाँ पर स्टेक बढ़ाया है DIIs ने। पब्लिक ने दोस्तों 28% दोस्तों यहाँ पे बाय कर रखा है, बहुत बड़ी बात है ये। पब्लिक ने बहुत पैसा लगा रखा है इसमें, और पब्लिक का ही पैसा दोस्तों यहाँ पे इतना नीचे अभी आ रखा है राइट नाउ। तो इससे पहले क्या ये गिरा नहीं है स्टॉक? इससे पहले भी यार ऑब्वियसली गिरा ही है स्टॉक, क्यों नहीं गिरा? देखो यहाँ पे जैसे कि ये स्टॉक गिरा हुआ है 2020 में, अगर आप देखें, चलते हैं चलिए, तो 2020 में भी कुछ ऐसी ही यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिलेगी सेम तरीके की। तो कितना गिरा है अगर देखें हम ऑल से,
तो उतना ही गिरा है लगभग, देखो 51% गिरा 2020 में, ये जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना हो सकता है। उसके बाद फिर ये नीचे इसी लेवल पे करीब आया और कंसोलिडेट करता रहा है 2022, और फिर देखो 2022 में तो बहुत नीचे आ गया, यहाँ तक आ गया 35 पे। लेकिन उसके बाद जब चलता है ये स्टॉक तो भाई सीधा सीधा देखो इसको, इस हाई को तोड़ा इसने। यहाँ पे मेन चीज़ है कि इस हाई को इसने तोड़ा, ठीक है, इस हाई को तोड़ा इसने, और फिर जो इसने जंप मारी है अनबिलीवेबल है दोस्तों, अनबिलीवेबल। क्योंकि उसके बाद तो ये सिर्फ भागा है भाई। 2023 के बाद 60 रुपीज़ का शेयर सीधा पहुंचता है कहाँ पर, 352 पर दोस्तों। तो अभी भी देखते हैं कितना ये गिरेगा, कितना ऊपर जाएगा। और 60 रुपीज़ का शेयर जब इतना हो जाता है तो कितने % हाइक है ये देखते हैं एक बार। तो यहाँ से 500%, 400% बढ़ा विद इन। अगर आप देखें, अगर आपने यहाँ भी इन्वेस्ट करा हो 2000 उसमें भी 20 में भी, और हाई इसने लगाया 2024 में, तो 5 साल में 500%, तो अच्छा हाइक था यार। मतलब अगर इन्वेस्टेड रहता कोई 5 साल तक, तब भी भाई पैसा यहाँ पर 5 गुना हो गया है। सीधी बात है, 5 गुना पैसा हो चुका है 5 साल में। दैट्स नॉट बैड यार, दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स। और यही पावर होती है दोस्तों स्टॉक मार्केट की, और स्मॉल कैप कंपनीज़ की भी, कि स्मॉल कैप में अगर आपने ऊपर भी खरीद रखा है, अगर आप इन्वेस्टेड रहते हो तो पॉसिबिलिटी है कि आपको वो डबल ट्रिपल प्राइस मिल जाएगा। लेकिन मेन चीज़ होगी दोस्तों कि क्या बंदा इन्वेस्ट रहता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग चीज़ ही ऐसी है यार। यहाँ पर लूज़ आप करोगे होप, तभी तो यहाँ पर दोबारा से बाइंग शुरू होगी, ठीक है। तो ये पंजाब एंड सिंध बैंक और इरकॉन इंटरनेशनल हमने आपको दिखाया। रेलवे स्टॉक्स में दोस्तों और भी हैं, जैसे कि हमारा जो मेन है IRFC, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक कह सकते हो आप। इरेडा भी एक पावरफुल स्टॉक है। तो इरेडा भी एक सब्सक्राइबर ने भी बोला दोस्तों कि इरेडा के ऊपर जो है आप ओवरव्यू दीजिए, इरेडा का क्या आपको लग रहा है। तो इरेडा अगर आपको दिखाऊं मैं यहाँ पर इरेडा, तो इरेडा फ्यूचर्स खोल दिया ये, तो इरेडा मैंने खोल दिया यहाँ पे, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। और ये स्टॉक गिरता ही जा रहा है जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं हमारे। और ऑब्वियसली सब्सक्राइबर्स तो हमारे कम ही हैं, लेकिन जितने भी इन्वेस्टर्स हैं इरेडा के, वो बिल्कुल भाई टोटली डिसअपॉइंटेड है इरेडा से, क्योंकि यहाँ से करीब करीब ये 60% गिर चुका है। और जब ये लिस्ट हुआ है, देखिए लिस्ट तो ये 23 में हुआ है, और 23 में कब लिस्ट हुआ है, ये नवंबर में लिस्ट हुआ है। उसके बाद तो स्टॉक हाई गया अच्छा खासा, लेकिन उसके बाद सेलिंग बहुत अच्छी आई है भाई यहाँ पर। तो ये बाइंग लेवल ही चल रहे हैं इरेडा के, जैसा आप देखो तो ये लो पे ही चल रहा है, और हो सकता है कि इससे और भी ज़्यादा नीचे गिरे, 120 के लेवल पे आ सकता है ये। यहाँ पे जो इरेडा के लेवल बन रहे हैं वो 120 के लेवल बन रहे हैं दोस्तों। बाइंग जोन कह सकते हो आप, एक एवरेजिंग जोन कह सकते हो, और इन्वेस्टिंग जोन कह सकते हो इरेडा का ये। बाकी ये गैप अप ओपनिंग हो रखी है, ये तो 85 पे हो रखी है। तो हो सकता है अगर मार्केट क्रैश होता है तो ये गैप अप फिल भी हो जाएगा, अगर मार्केट क्रैश होता है तो। लेकिन ये क्रैश के वक्त ही इतना गिर सकता है 85 के उस पर। लेकिन अगर यहाँ पे ग्रोथ आती है तो यहाँ से बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा दोस्तों ये इरेडा। ये तो सिंपल सी बात है। इतना नीचे आने के लिए करीब करीब आप खुद देखो इरेडा का, तो यहाँ से भाई 30%, और 30% इरेडा तभी गिर सकता है या तो कोई न्यूज़ आ जाए इरेडा को लेकर के, बैड न्यूज़, तब इरेडा गिर सकता है, या तो मार्केट गिरे तो मार्केट सेंटिमेंट्स के साथ इरेडा भी गिरेगा, ऑब्वियसली गिरेगा ही गिरेगा, और अच्छा खासा गिरेगा फिर। लेकिन अभी कोई चांस इतना लग नहीं रहा कि इरेडा इतना गिर सकता है, क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी है और पावरफुल कंपनी कह सकते हो ये। इरेडा के जो लॉसेस हैं वो भी यहाँ पर नहीं है ज़्यादा कुछ, प्रॉफिट जो है अच्छा खासा यहाँ पे इरेडा दे रहा है, प्रॉफिट में कमी नहीं है, प्रॉफिट बल्कि बढ़ ही रहे हैं अगर आप देखें प्रॉफिट तो।
तो 865 से 1252, फिर 1699, 1888। तो प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं यहाँ पर। और रिज़र्व्स देखें इरेडा के अगर, तो वो भी अच्छे खासे यहाँ पर बढ़ते हुए जा रहे हैं। टोटल लाइबिलिटीज़ जो हैं वो भी यहाँ पर बढ़ रही हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन रिजर्व्स बढ़ रहे हैं अच्छे खासे। असेट्स भी भाई यहाँ पर बढ़ रहे हैं, अच्छा है ये तो। और इरेडा में दोस्तों यहाँ पर 2% की यहाँ पर कर रखी है FIIs ने इन्वेस्टिंग, देख सकते हो आप। और ये बढ़ाई है इन्वेस्ट जो FIIs ने, उन्होंने बाय करा है इरेडा को, और DIIs ने भी बाय करा है दोस्तों इरेडा को, और पब्लिक भी बाय कर रही है। तो इरेडा एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं इरेडा को भी। और एक अच्छा स्टॉक है, और रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है। तो आगे रिन्यूएबल एनर्जी पे दोस्तों गवर्नमेंट भी बहुत काम कर रही है। तो अगर चलेगा, अगर ये स्टॉक इस लेवल से जो कि है 125 का लेवल, तो स्टॉक देख सकते हो कहाँ तक जा सकता है। इसका हाई जो है वो 142 का हाई फिर ये बना सकता है। लेवल्स तो दोस्तों यही निकल के आ रहे हैं। अभी 120 पे दोस्तों एवरेजिंग और करनी चाहिए मेरे हिसाब से इरेडा में। और यहाँ पर 86 के लेवल पे तो बेस्ट लेवल होगा बाय करने का भाई, भर भर के बाय कर सकते हैं इरेडा को। क्योंकि मैं अपनी तरफ से रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको बाय करने के लिए, लेकिन मैं यही बोल सकता हूँ कि लेवल्स जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं भाई। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूँ, तो आप जो भी चीज़ें करें वो अपने रिस्क पे करें और अपने बेसिस पे ही करें। बात करें IRFC की दोस्तों, तो IRFC का भी सेम हाल चल रहा है। बहुत बुरा हाल है IRFC का भी, बहुत ज़्यादा स्टॉक गिरा है, और लो भी इसने काफ़ी अच्छा बनाया था अभी, और अभी 114 पे खड़ा है। और जो अभी लो बनाया है वो था दोस्तों 109 का। तो 109 के लो से अच्छा खासा ये नीचे गिर गया है। और IRFC अभी आ सकता है इन लेवल्स पे भी आ सकता है IRFC अभी 103 का जो लेवल बन रहा है, 103 के लेवल से, या फिर हो सकता है यहीं से बाइंग आ जाए और ऊपर निकल जाए IRFC में। क्योंकि IRFC भी अच्छी कंपनी है दोस्तों, और रेलवे की सबसे बड़ी कंपनी है, फाइनेंस कॉरपोरेशन है रेलवे का। 100% की सीधा सीधा ग्रोथ है IRFC में। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें समझने को मिलती हैं कि मैंने यहाँ पर 4 शेयर्स आपको यहाँ पर ओवर एनालिसिस करके दिखाया है, और चारों ही जो हैं दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट स्टॉक हैं स्मॉल कैप कंपनीज़ के। लेकिन IRFC जो है वो स्मॉल कैप नहीं है दोस्तों। IRFC एक बड़ी जो है कंपनी बन चुकी है, और ये लार्ज कैप में आती है, क्योंकि 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप करीब है इसका। लेकिन ये स्टॉक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई लोग फंसे हुए हैं, और अच्छा स्टॉक है दोस्तों IRFC भी। और यहाँ पे अगर आप देखें प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट, तो भाई प्रॉफिट तो हर साल बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है, ठीक है, हर साल ये प्रॉफिट जो है वो बढ़ ही रहा है। लेकिन आप यहाँ पे नज़र डालें अगर, तो IRFC ने टैक्स नहीं दिया है पिछले 2020 के बाद से। तो भाई टैक्स नहीं दिया है कंपनी ने इसने, और आई डोंट नो क्यों नहीं दिया है, मे बी कोई और रीज़न हो सकता है, लेकिन टैक्स यहाँ पे नहीं दिया है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो सेम है अभी भी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। FIIs और DIIs थोड़ी बहुत बाइंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो बस दोस्तों, आई होप आपको चीज़ें समझ आई। मैंने यहाँ पर 4 शेयर्स आप लोगों के आगे जो है कवर कर दिए हैं, और ये चारों जो है मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट हैं स्मॉल कैप कंपनीज़ के लिए, और स्मॉल कैप और गवर्नमेंट स्टॉक्स में, जिसमें से मैंने 2 जो है, 2 नहीं, एक तो मैंने आपको इरकॉन इंटरनेशनल बताया, उसके बाद IRFC बताया, और उसके बाद इरेडा भी बताया मैंने आपको, और उससे पहले मैंने एक और स्टॉक बताया आपको, और वो था PSB, पंजाब एंड सिंध बैंक, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी मैंने आपको बता दिए हैं। और मार्केट इस समय जो चल रहा है वो देखो, मैंने जैसा बताया आपको, जो लेवल्स हैं बाई के वो तभी निकल के आते हैं जब मार्केट के ऊपर सेंटिमेंट्स आते हैं। और मार्केट का जो सेंटिमेंट है, आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि निफ्टी जो है जिस लेवल्स पे खड़ा है, देखो कभी भी बॉटम भी बन सकता है, कोई कुछ नहीं पता भाई बॉटम का तो। लेकिन अभी मेरे को सिचुएशन कुछ समझ नहीं आ रही है मार्केट की, तो यार कि कब
चलेगा कब निकलेगा। और यहाँ पर सिचुएशन है कि अगर इसको इस गैप अप फिलिंग को कर देता है तो भाई भर भर के इन्वेस्टमेंट चालू हो जाएंगे निफ्टी में। अगर इस गैप अप फिलिंग को करता है तो मैं भी इन्वेस्ट करूँगा फिर तो। जो मैंने BSC को बाय सेल करा उसको मैं बाय करूँगा दोबारा से। आईचर मोटर्स जो इन्वेस्टमेंट करनी है मेरे को उसमें, वो भी बाय करता हुआ दिखूँगा आपको। तो आई होप दोस्तों आपको चीज़ें समझ आई, और आप लोग भी अगर हमारी इन्वेस्टिंग जर्नी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए दोस्तों। ऐसे ही हम दोस्तों वीडियो लाते रहते हैं, और वीक डेज़ में दोस्तों हम यहाँ पर आपको अपने चैनल पे अपना पोर्टफोलियो का ओवरव्यू देते हैं। बाकी वीकेंड्स पे दोस्तों हम आपको बताते हैं स्टॉक एनालिसिस, पर्टिकुलर जितने भी स्टॉक्स होते हैं उनके बारे में हम कवर करते हैं न्यूज़ और ओवरव्यू देते हैं आपको। तो आपको भी अगर अपने किसी स्टॉक के बारे में कुछ जानना हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर कोशिश करेंगे डिटेल में वीडियो बनाएंगे दोस्तों। बस दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग दोस्तों।